Hello everyone, welcome to your educational platform DLED टीचर्स। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हमारा DLED फर्स्ट सेमेस्टर का 5th पेपर जो हमारा सोशल साइंस का है उसका हम लोग जो है 5th चैप्टर उसका हम लोग 4th चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो हमारे जो 4th चैप्टर है उसका नाम है वैदिक काल अर्थात वैदिक पीरियड। ठीक है, चलिए देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के पश्चात भारत में नवीन सभ्यता का विकास हुआ जिसकी जानकारी वेदों से प्राप्त होती है। देखिए, सिंधु घाटी की सभ्यता जो थी जब उसका समापन हो गया उसके बाद नवीन सभ्यताओं का उदय हुआ। ठीक है, नवीन सभ्यता का उदय हुआ और वो जो सभ्यता थी वैदिक सभ्यता थी, उसके बारे में जो जानकारी हमें प्राप्त होती है वो हमें वेदों के माध्यम से प्राप्त होती है। ठीक, इसीलिए इस सभ्यता का नाम जो है वो वैदिक सभ्यता या वैदिक काल रखा गया। ठीक, चलिए अब देखते हैं। ऋग्वेद में वैदिक सभ्यता और संस्कृति का निर्माण करने वालों को आर्य कहा गया है। ठीक है, जो हमारा ऋग्वेद है उसमें वैदिक सभ्यता और संस्कृति का उदय जिन्होंने किया, जिन्होंने मतलब इसको इस्टेब्लिश किया, ठीक है, जिन्होंने इसकी नींव डाली, सभ्यता की निर्माण किया ऋग्वेद में, उनको क्या कहा जाता है? आर्य। ठीक, आर्य जो है कैसा शब्द है? संस्कृत भाषा का शब्द है आर्य। और जो आर्य का हिंदी रूपांतरण है उसका अर्थ है, हिंदी रूपांतरण में क्या कहते हैं? श्रेष्ठ। आर्य जो है संस्कृत का शब्द है और संस्कृत शब्द का जो हिंदी अर्थ है वह है श्रेष्ठ। तो आर्य जो थे उसका अर्थ था श्रेष्ठ। ठीक है, चलिए देखते हैं। आर्यों का एक मूल स्थान मध्य एशिया को माना जाता है। चलिए देखते हैं अब इसको। देखिए, जो आर्यों का मूल स्थान है मध्य एशिया को माना जाता है। अब इसमें मतभेद रहते हैं। ठीक है, विद्वानों के मत के अनुसार कोई मध्य एशिया बताता है, कोई कुछ बताता है, तो इसमें जो है हमेशा जो है मतभेद रहे हैं। इनके मूल स्थान के बारे में कुछ भी ज्ञात नहीं है कि आर्य कहाँ के थे। ठीक है, कहाँ के मूल निवासी कहाँ के थे आर्य, इसमें मतभेद रहते हैं। ठीक, चलिए तो देख लेते हैं। लेकिन जो सबसे ज़्यादा आपको बुक्स में देखने को मिलेगा वहाँ पर मध्य एशिया दिखाया गया है, पर इसमें विद्वानों के मतभेद रहे हैं कि आर्य मूल रूप से कहाँ के निवासी थे। ठीक, चलिए, आर्यों का एक मूल स्थान मध्य एशिया को माना जाता है। ऋग्वेद के अनुसार प्रारंभ में आर्य जिस क्षेत्र में आकर बसे उसे सप्त सैंधव कहा गया। ठीक, अब सप्त सैंधव क्यों कहा गया? सप्त सैंधव इसलिए कहा गया क्योंकि ये जो क्षेत्र था ये 7 नदियों वाला क्षेत्र था, 7 नदियों से घिरा हुआ क्षेत्र था, इसीलिए इस क्षेत्र को सप्त सैंधव कहा गया। ठीक है, तो क्या है? ऋग्वेद के अनुसार प्रारंभ में आर्य जिस क्षेत्र में आकर बसे उसे सप्त सैंधव कहा गया। ठीक है, 2016 में आपसे क्वेश्चन पुटअप किया गया है कि आर्य जो सप्त सैंधव जो था वहाँ पर कौन सी 7 नदियाँ थीं, उन 7 नदियों के नाम बताइए। ठीक है, तो देखते हैं। यह 7 नदियों वाला क्षेत्र था जिसमें कौन कौन सी नदियाँ थीं? सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, ब्यास एवं सरस्वती प्रवाहमान थी। ठीक, तो नाम याद रखिएगा, सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, ब्यास, सरस्वती। ठीक है, चलिए। वैदिक संस्कृति को 2 भागों में बांटा गया। ठीक, अब आपसे पूछा जा सकता है कि वैदिक संस्कृति को कितने भागों में बांटा गया, तो आपको बताना है कि वैदिक संस्कृति को 2 भागों में बांटा गया। पहली क्या थी? ऋग्वैदिक या पूर्व वैदिक काल। ठीक है, दूसरा क्या था? अब इसकी टाइमिंग क्या थी? 1500 BC से 1000 BC तक। ठीक है, यानी कि 1500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक जो था चला ऋग्वैदिक या पूर्व वैदिक काल। अब दूसरा क्या है? वैदिक या उत्तर वैदिक काल। ये चला है 1000 से 600 ईसा पूर्व। ठीक है, अब ये उल्टा चलेगा। ठीक है, ये चीज़ें ईसा पूर्व जो है ये उल्टा चलता है, इसलिए आपको ये लिखा है। ठीक है, 1000 से 600 ईसा पूर्व। ठीक, चलिए देखते हैं ऋग्वैदिक काल या पूर्व वैदिक काल।
यह वह काल है जिसमें ऋग्वेद की रचना हुई थी। इसको ऋग्वैदिक काल क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें जो है ऋग्वेद की रचना हुई। इसे वैदिक सभ्यता के पहले चरण के रूप में भी जाना जाता है। ठीक, इसको जो है वैदिक सभ्यता के पहले चरण के रूप में जाना जाता है। और ऋग्वेद की रचना कब हुई? तो पूर्व वैदिक काल यानी कि ऋग्वैदिक काल में हुई। ठीक, चलिए अब हमारा सेकेंड है इसी में, वैदिक काल या उत्तर वैदिक काल। चलिए, इस काल में ऋग्वेद के अलावा सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद जैसे अन्य ग्रंथ जैसे ब्राह्मण ग्रंथ, उपनिषद और आरण्यक की रचना हुई। देखिए, ऋग्वैदिक काल या जो पूर्व वैदिक काल है उसमें हमारे ऋग्वेद की रचना हुई, इसलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं? ऋग्वैदिक काल। और जो उत्तर वैदिक काल या वैदिक काल है उसमें ऋग्वेद को आप हटा दीजिए। ठीक है, तो सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और अन्य ग्रंथ कौन से थे? ब्राह्मण हो गया, उपनिषद, ब्राह्मण ग्रंथ हो गए, उपनिषद हो गए और आरण्यक हो गए। इनकी रचना हुई है उत्तर वैदिक काल में। ठीक, चलिए अब देखते हैं पूर्व वैदिक काल या ऋग्वैदिक काल, सभ्यता की विशेषताएं। ठीक, देखिए पहले आप लोग हेडिंग डालिएगा, पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक सभ्यता की विशेषताएं। ठीक है, ऊपर से डालिएगा बीच में लाइन के मोटा मोटा। अब फिर डालिएगा सामाजिक व्यवस्था क्या थी इसमें। ठीक है, इसके अंतर्गत ये हेडिंग है सामाजिक व्यवस्था। तो सामाजिक व्यवस्था में सबसे पहले आएगा परिवार। ठीक, तो ऋग्वैदिक काल में जो परिवार था, परिवार का स्वरूप पितृवंशगत था, यानी कि पितृसत्तात्मक हो गया था यहाँ पर। ठीक है, ऋग्वैदिक काल में जो परिवार था वह पितृसत्तात्मक था, यानी कि पितृवंशगत, यानी कि पिता का शासन चलता था। ठीक है, पिता ही सर्व, तो जो घर का मुखिया जो होता था ना वो पिता होता था। सारे जो है फैसले, कानून, नियम घर के जो था उसी के अंडर आते थे। ठीक है, तो क्या था परिवार में? परिवार का स्वरूप पितृवंशगत था, पिता ही समस्त परिवार का स्वामी होता था। ठीक है, क्या था? पिता जो था समस्त परिवार का स्वामी होता था। स्वामी अर्थात कि सारे डिसीजंस वही लेगा। ठीक है, पिता जो होंगे वही डिसीजंस लेंगे सारे, और घर में जो भी महत्वपूर्ण कार्य मतलब कुछ भी है जो उस सारे डिसीजंस वही लेंगे। ठीक है, इसीलिए कहा गया कि पिता ही समस्त परिवार का स्वामी होता था। पिता को गृहपति कह के पुकारा जाता था। गृहपति कह के क्यों पुकारा जाता था? क्योंकि घर में जो है सबसे सुप्रीम पावर के रूप में उनको देखा जाता था। ठीक है, एक घर में जो परिवार होता था उसकी सर्वोच्च सत्ता में जो थे वो पिता होते थे, इसीलिए उनको क्या कहा जाता था? गृहपति कहा जाता था। क्योंकि घर के सारे महत्वपूर्ण डिसीजन जो हैं, छोटे से छोटे डिसीजन जो हैं वो पिता के ही अंडर होते थे। ठीक है, जो पिता लेते थे वही होता था, इसीलिए पिता को गृहपति कहकर पुकारा जाता था। ठीक, अब विवाह प्रथा क्या थी ऋग्वैदिक काल में? देखिए, पूर्व वैदिक कालीन समाज में बहुविवाह प्रचलन नहीं था। देखिए, अब क्या था विवाह प्रथा? पूर्व वैदिक कालीन समाज में बहुविवाह का प्रचलन नहीं था, बहुविवाह का प्रचलन नहीं था। ठीक है, परंतु राजघरानों में इस प्रथा का प्रचलन था। चलिए इस बात को समझा रही हूँ मैं आपको। देखिए, बहुविवाह का प्रचलन नहीं था, किसके लिए नहीं था? जो मिडिल क्लास में आते थे, लो क्लास में आते थे, कैसे कि जो सामान्य श्रेणी के लोग होते थे। जैसे कि कुछ लोग होते हैं बहुत बड़े घर के होते हैं, जैसे राजघराने के लोग जो हो गए, जिनके पास धन संपत्ति बहुत अधिक है। ठीक, तो ठीक है, और एक वो होता है जो मध्यम वर्गीय व्यक्ति है जिसके पास धन थोड़ा कम है, एक जो होता है निम्न वर्गीय व्यक्ति होता है जिसके पास धन उससे भी कम है। तो क्या था, जो मध्यम और निम्न वर्गीय लोग थे उनके लिए बहुविवाह का प्रचलन नहीं था। लेकिन राजघरानों में, जैसे राजा के घर में या बड़े बड़े लोग जो होते थे, साहूकार जैसे बड़े बड़े लोग, जो पैसे वाले लोग जो होते थे, उनके लिए इसका प्रचलन था, वो कर सकते थे बहुविवाह भी। ठीक है, स्त्री पुरुषों को अपनी इच्छा अनुसार वर चुनने की स्वतंत्रता थी। ठीक है, अपनी इच्छा के अनुसार जो है स्त्री पुरुष अपने वर का चयन कर सकते थे। ठीक, चलिए नारी का स्थान क्या था देखते हैं। स्त्रियों का विशेष सम्मान था।
उन्हें आदर की दृष्टि से देखा जाता था। ठीक, जो हमारा ऋग्वैदिक काल था उसमें स्त्रियों को सम्मान था। ठीक है, और स्त्रियों को बहुत ही आदर की दृष्टि से देखा जाता था। इस काल में स्त्रियां पर्दा नहीं करती थीं, पर्दा प्रथा नहीं थी स्त्रियों के लिए। ठीक है, घोषा, अपाला आदि इस युग की विदुषी महिलाएं थीं। देखिए, घोषा अपाला जो थी विदुषी यानी कि बहुत विद्वान महिलाएं थीं। ठीक है, हो सकता है कि इनको वेदों का ज्ञान रहा होगा बहुत अच्छे से, इसीलिए इनको कहा गया ये बहुत विदुषी यानी कि विद्वान थी। विदुषी का अर्थ ही होता है विद्वान। ठीक है, शिक्षा कैसी थी? शिक्षा पूर्णतया मौखिक थी। देखिए, जैसे गुरुकुल के टाइप के होते थे, अब क्या हुआ, आचार्य खड़े हो जाते थे वहाँ पर और मौखिक रूप से बच्चों को पढ़ाया जाता था गुरुकुल में। अब उसमें क्या था कि कहीं कोई भी चीज़ आप ना लिखना पढ़ना नहीं था, मौखिक रूप से आपको बताया जाता था, आपको स्मरण रखनी थी, यानी वो बातें याद रखनी थी। ठीक है, इसीलिए कहा गया शिक्षा पूर्णतया मौखिक थी। ठीक, इस युग में गुरु सेवा को विशेष महत्व दिया जाता था। अब जो छात्र होता था और जो वो अपने गुरु की सेवा उसको करना उसका कर्तव्य था, उसका धर्म समझा जाता था। ठीक है, अपने गुरु की सेवा करना जो है छात्र का धर्म समझा जाता था, शिष्य का। ठीक है, इसीलिए कहा गया है शिक्षा इस युग में गुरु सेवा को विशेष महत्व दिया जाता था। ठीक, शिक्षा प्राप्ति हेतु उपनयन संस्कार किया जाता था। ठीक, उपनयन संस्कार किया जाता था। उपनयन का अर्थ क्या था? उपनयन का शाब्दिक अर्थ शिक्षा के लिए बालक को गुरु के समीप ले जाना, यानी कि जो बच्चा पढ़ाई करेगा वो गुरु के समीप रहकर करेगा। जैसे इस समय चल रहा है कि एक टाइमिंग है स्कूल की। ठीक है, बच्चे सुबह जाएंगे, अपनी शिफ्ट के अकॉर्डिंग जाएंगे। ठीक है, फिर एक टाइम है छुट्टी हो जाएगी, घर आ जाएंगे। लेकिन जो हमारा ऋग्वैदिक काल था वहाँ पर गुरुकुल की प्रथा थी। तो क्या होता था, उपनयन संस्कार होता था जिसमें बच्चे को गुरु के समीप ही रहना पड़ता था। एक टाइम होता था कि बांट दिया गया था ना, 100 वर्ष का जीवन मान के 4 आश्रमों में बांटा गया था। मनुष्य की आयु को 4 आश्रमों में बांटा गया था, जिसमें 25-25 का डिवाइडेशन था। जैसे कि पहले 25 साल तक पढ़ाई करेगा, फिर 25 के बाद 50 तक विवाह में रहना है, फिर उसके 25 के बाद फिर उन 25 सालों के बाद वानप्रस्थ है, फिर उसके बाद 25 संन्यास ले लेना है। ऐसे डिवाइडेशन था। तो क्या था कि 25 साल तक जो है गुरु के समीप रहना था, तो इसलिए उपनयन संस्कार होता था। उपनयन संस्कार का अर्थ ही ये होता था कि गुरु के समीप रहकर शिक्षा ग्रहण करना। ठीक, चलिए वर्ण व्यवस्था देख लेते हैं क्या थी ऋग्वैदिक काल में। चलिए देखते हैं वर्ण व्यवस्था क्या थी। इस काल में समाज 4 वर्णों में विभाजित किया गया था। ऋग्वैदिक काल जो है उसमें जो समाज था उसके 4 वर्ग थे। ठीक है, इस काल में वर्ण व्यवस्था व्यवसाय और कार्य के आधार पर आधारित थी, ना कि जन्म के आधार पर। चलिए आपको ये समझाती हूँ। पहले देखिए, जो वर्ण व्यवस्था थी सबसे पहले तो वो 4 वर्णों में विभाजित थी। ठीक, अब ये नहीं था वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत कि कोई ब्राह्मण है, जैसे कोई पूजा पाठ कर रहा है, ठीक है, तो कार्य के आधार पर वर्ण व्यवस्था थी। जैसे कि यदि कोई पूजा पाठ करने लगा तो वह ब्राह्मण हो गया, कोई युद्ध वगैरह करने लगा तो क्षत्रिय हो गया। ठीक है, और कार्य करने लगा तो जैसे कोई बिजनेस वगैरह करने लगा वैश्य हो गया, और कार्य करने लगा अपना चमड़े वमड़े का तो वो शूद्र हो गया। इसके अकॉर्डिंग होता था। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो व्यापार कर रहा था अपना, ठीक है, तो वो वैश्य की कैटेगरी में उस समय के अनुसार जो वर्ण था उसका वो वैश्य था। तो जो व्यापार कर रहा था व्यक्ति, उसका जो पुत्र हुआ उसने जो है पूजा पाठ करना आरंभ कर दिया, हवन करवाने लगा, विवाह करवाने लगा, पूजा पाठ के सारे कृत्य करने लगा। तब क्या था, फिर वो वैश्य नहीं रह गया, वो क्या हो गया, ब्राह्मण हो गया। क्यों? क्योंकि कर्म के आधार पर जातियाँ विभाजित थीं। वर्ण जो थे कर्म के आधार पर विभाजित थे। ठीक है, जन्म के आधार पर नहीं कि कोई ब्राह्मण का पुत्र है तो वो ब्राह्मण ही रहेगा, नहीं। अगर ब्राह्मण का पुत्र व्यापार करने लगा तो वो वैश्य हो जाएगा, युद्ध करने लगा तो वह क्षत्रिय हो जाएगा,
और अगर वो कोई और कार्य करने लगा चमड़े वगैरह का और चीज़ों का, तो वह शूद्र हो जाएगा। तो इसीलिए कहा गया कि कार्यों के आधार पर जो है विभाजन था वर्णों का, ठीक है, जन्म के आधार पर नहीं था ऋग्वैदिक काल में, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए अब देखते हैं जो वर्ण थे ना 4, वो देख लेते हैं। पहला था ब्राह्मण। ब्राह्मण वर्ण की उत्पत्ति ये माना जाता है कि आदि पुरुष कौन है? आदि पुरुष हम लोग कहते हैं ब्रह्मा को। तो ब्राह्मण की जो उत्पत्ति हुई है वह आदि पुरुष के मुख से मानी जाती है, यानी कि ब्रह्मा के मुख से निकले हुए माने जाते हैं ब्राह्मण, ठीक है। क्षत्रिय क्या है? क्षत्रिय जो है ब्रह्मा की भुजाओं से माने जाते हैं, ठीक है। इनका जो धरती पर अस्तित्व आया है वो ब्रह्मा की भुजाओं से निकले हैं ये लोग, ठीक है। जो वैश्य है वो ब्रह्मा की जंघाओं से आए हैं, और जो शूद्र हैं वो ब्रह्मा यानी कि आदि पुरुष के चरणों से आए हैं, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं भोजन क्या था। आर्यों का भोजन शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार का था। आर्यों का प्रिय पेय यानी कि पीने के योग्य चीज़ें, ठीक है। जो आर्यों का जो भोजन था वो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार का था, ठीक। आर्यों का जो प्रिय पेय यानी कि पीने वाली जो चीज़ थी वो सोम था। सोम क्या था? सोम आई थिंक कुछ जो इनका फेवरेट पेय यानी कि मतलब जैसे हम लोग बोल देते ना कि हम लोगों को कौन सी कोल्ड ड्रिंक पसंद है, ऐसा कुछ लिक्विड में ना, वैसे ही बोला आर्यों को जो प्रिय पेय यानी कि पीने के योग्य जो चीज़ थी वो सोम यानी कि शराब। सोम जो होता है वो शराब होती है, ठीक है। प्रिय पेय सोम तथा मुख्य खाद्य यव यानी कि जौ जो है उसको संस्कृत भाषा में यव बोला जाता है, ठीक है। जो मुख्य खाने का इनका अनाज था वो था जौ, ठीक है। मनोरंजन क्या था आर्यों का ऋग्वैदिक काल में? घुड़दौड़, ठीक है। क्या था इनका मनोरंजन? घुड़दौड़ यानी कि जो घोड़ों की दौड़ करवाई जाती थी, ठीक है। अपने अपने घोड़े लेकर लोग दौड़ करवाते थे, देखते हैं किसका घोड़ा विनर होगा, ठीक है। फिर क्या थी? रथ दौड़ होती थी। आखेट यानी कि शिकार होता था, जुआ होता था, पाशों का खेल होता था, नृत्य और संगीत, ये इनके मनोरंजन के मुख्य साधन थे, ठीक। तो ये तो था ऋग्वैदिक काल का सामाजिक जीवन। अब हम देखते हैं आर्थिक जीवन, ठीक है। चलिए कृषि कार्यों का देखिए। आर्थिक जीवन में सबसे पहले आपको डालना है कृषि, ठीक है। हेडिंग डालिए आपको कृषि। आर्थिक जीवन हेडिंग डालिएगा, फिर डालिएगा कृषि, फिर लिखिएगा कृषि आर्यों का प्रमुख व्यवसाय था। गेहूँ, जौ, चावल, तिल तथा उड़द आदि की खेती विशाल पैमाने पर की जाती थी, ठीक है। विशाल पैमाने पर जौ, चावल, तिल तथा उड़द की खेती की जाती थी। पहले डालिएगा आर्थिक जीवन, उसमें डालिएगा हेडिंग नंबर 1 कृषि, फिर ये लिखिएगा। अब डालिएगा सेकेंड नंबर पे जो हेडिंग आएगी उसमें डालना है आपको पशुपालन। आर्यों का दूसरा मुख्य व्यवसाय पशुपालन था, ठीक है। पशुपालन आर्यों का दूसरा मुख्य व्यवसाय था। पहला क्या था? कृषि थी, दूसरा क्या था? पशुपालन था। गाय को सबसे अधिक महत्व दिया जाता था, ठीक है। इसके अतिरिक्त भैंस, बकरी, कुत्ता, भेड़ आदि जानवरों को भी आर्य पालते थे, ठीक। व्यापार और उद्योग धंधे। आर्यों का प्रमुख उद्योग कपड़ा बुनना था। इसके अलावा बुनकर, स्वर्णकार, बढ़ई, धोबी, कुम्हार, नाई आदि कारीगर अपना अपना व्यापार करते थे, ठीक है। आंतरिक व वैदेशिक दोनों प्रकार के व्यवहार का वर्णन मिलता है, ठीक। आंतरिक भी व्यापार करते थे और विदेशों में भी व्यापार करते थे आर्य, इसका वर्णन जो है मिलता है, ठीक है। व्यापार का माध्यम वस्तु विनिमय था। देखिए व्यापार का जो माध्यम था वो क्या था? वस्तु विनिमय था। वस्तु विनिमय का क्या अर्थ है? आप मुझे अपनी वस्तु दीजिए, मैं आपको अपनी वस्तु दूंगा। वस्तु के बदले वस्तु, ये होता है वस्तु विनिमय, ठीक है। वस्तु के बदले धन नहीं ले रहे हैं, वस्तु के बदले वस्तु ले रहे हैं, इसलिए वस्तु विनिमय जो था माध्यम था व्यापार का।
व्यापार करने वाले को क्या कहा जाता था? पाणी। ठीक है, व्यापार करने वाले को पाणी कहा जाता था। धीरे धीरे व्यापार में मुद्राओं का प्रचलन हो गया। देखिए, जो पहले था व्यापार का माध्यम वस्तु विनिमय था और व्यापार करने वाले को पाणी कहा जाता था। फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि जो व्यापार था उसमें मुद्राओं का प्रचलन हो गया। ठीक है, क्या हुआ? मुद्राओं का प्रचलन हो गया और इनकी प्रमुख मुद्राएं क्या थी? निष्क और सतनाम। ठीक, चलिए अब देख लेते हैं ऋग्वैदिक काल की धार्मिक दशा। ठीक है, रिलीजन कंडीशन क्या थी? आर्य अनेक देवी देवताओं की पूजा करते थे। ठीक, आर्य जो थे अनेक देवी देवताओं की पूजा करते थे। आर्य जो हैं प्रकृति के उपासक थे। आर्य देवताओं को 30 श्रेणियों में बांटा जा सकता है। ठीक, पहले जो थे इनके पार्थिव देवता। पार्थिव देवता के अंतर्गत अग्नि, पृथ्वी और सोम, ठीक है, आते हैं। फिर थे स्वर्ग के देवता। स्वर्ग के देवता थे वरुण, सूर्य, सविता। ठीक है, फिर थे अंतरिक्ष के देवता। अंतरिक्ष के देवता थे रुद्र, यहाँ पर रुद्र लिख लीजिएगा। ठीक है, रुद्र, वायु, मारुत और इंद्र। ठीक, अब देख लेते हैं, हमारा एक नोट है, वो है ऋग्वेद में इंद्र को महत्वपूर्ण देवता के रूप में वर्णित किया गया है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं ऋग्वैदिक काल की राजनैतिक दशा। ठीक है, राजनैतिक दशा जो है, ऋग्वैदिक काल में राजनीतिक व्यवस्था मुख्यतः कबीलाई थी। कबीलाओं में कबीले होते थे, उसमें रहते थे लोग। इसमें राजन नाम का एक मुखिया होता था। देखिए, कबीलाई प्रथा थी, लोग कबीलों में रहते थे और जो मुखिया होता था राजन नाम का होता था, जिसको गोप कहते थे, जो कबीले का नेतृत्व करता था। ठीक, चलिए इस काल में सभा और समिति नामक 2 संस्थाएं थीं जो राजनीतिक मामलों में राजा को सलाह देती थीं। सभा और समिति नामक 2 संस्थाएं भी थीं, जो क्या होता था, जब राजनीतिक मामले मसले आते थे तो वो राजाओं को सलाह देते थे उसमें अपनी। ठीक, राजा की सहायता के लिए जो अधिकारी होते थे उन्हें रत्निन कहा जाता था। ये आपका चैप्टर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़िएगा, आपका इससे क्वेश्चन आता है। ठीक है, चलिए अब देखिए राजनीतिक दशा थी, उसमें देख लेते हैं प्रशासन। ठीक है, इस काल में निम्न प्रशासनिक इकाइयाँ थीं। ठीक है, तो पहली इकाई जो थी प्रशासन की वो थी कुल। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई परिवार था, जिसे कुल कहा जाता था। ठीक, सबसे छोटी इकाई आपसे पूछा जा सकता है 1 नंबर में कि प्रशासन ऋग्वैदिक काल में प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या थी, तो आपको लिखना है सबसे छोटी इकाई परिवार था, जिसको कुल कहा जाता था। ठीक, कुल का मुखिया कौन होता था? कुलपति। ठीक है, कहलाता था। चलिए ग्राम देखते हैं। कई कुल मिलकर एक ग्राम बनता था। ग्राम के मुखिया को ग्रामणी कहते थे। जब कई कुल मिल जाते थे, जब कई कुल आपस में मिलते थे, जैसे कि मान लीजिए 1 + 1 + 2 इतने सब कुल मिल गए, तो ये क्या बन गया? ग्राम बन गया। ठीक है, क्या बन गया? ग्राम। अब जब ग्राम बन गया तो ठीक है, ग्राम बन गया, फिर ग्राम का जो है मुखिया भी होगा। क्या होगा? मुखिया भी होगा ग्राम में। तो जो मुखिया होता था उसको क्या कहते थे? ग्रामणी। क्या कहते थे? ग्रामणी। ठीक है, गांव का जो मुखिया होता था उसको कहते थे ग्रामणी। ठीक है, और देखिए ये जो है यहाँ पे आपको बताया था रुद्र, अभी बता रही हूँ, उनके कुछ बच्चे जो है ना कंफ्यूज हो जाते हैं, फिर उनको प्रॉब्लम होती है, तो मैंने चाहती हूँ किसी भी बच्चे को प्रॉब्लम हो। यहाँ पर जो रुद्र लिख गया ये था रुद्र। ठीक है, दा के नीचे रा लगा है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अब आता है विष। कई ग्रामों से मिलकर एक विष बनता था। विष का मुखिया जो है विषपति कहलाता था। अब क्या है, अब मान लीजिए गांव मिल गया। ठीक है, कई गांव मिल गए, ये क्या
एक गांव मिला, फिर 2 मिले, फिर 3 मिल गए। अब जो 3 गांव ये इतने मिल गए तब क्या हो गया, ये क्या बन गया, विष बन गया। ये क्या बन गया, विष बन गया। अब जो विष है, जो विष का मुखिया क्या कहलाएगा, विषपति कहलाएगा। क्या कहलाएगा, विषपति। ठीक है, विषपति कहलाएगा। चलिए, जब हमारा कई गांव मिलेंगे तो कई गांवों से मिलकर क्या बनेगा, विष बनेगा, और विष का मुखिया जो क्या कहलाएगा, विषपति कहलाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, जन। कई जो है, कई विष से मिलकर, कई विष जब मिल जाएंगे, जैसे कि ये मिला विष, ये 3 और मिल गए, फिर 5 और मिल गए। जब ये कई विष मिल जाएंगे तब क्या बनेगा, एक जन बन जाएगा। ये बनेगा जन। ठीक है, जन का मुखिया क्या कहलाएगा, राजन। जन का मुखिया क्या कहलाएगा, राजन या फिर गोप कहलाएगा। क्या कहलाएगा, राजन या फिर गोप कहलाएगा। ठीक है, जो कि एक कबीले का प्रतिनिधित्व करता था। देश को क्या कहा जाता था, राष्ट्र। देश को राष्ट्र कहा जाता था। ठीक है, ये हो गई हमारी प्रशासनिक इकाइयाँ हो गई। ठीक है, चलिए अब है हमारा पूर्व वैदिक कालीन शासन व्यवस्था। रुकिएगा 1 मिनट। अब देखते हैं पूर्व वैदिक कालीन जो शासन व्यवस्था थी वो क्या थी। चलिए, पूर्व वैदिक कालीन शासन व्यवस्था निम्न प्रकार थी। ठीक है, जो सबसे ऊंचे ओहदे पे होता था वो था राजा, फिर आता था पुरोहित एवं सेनानी, 3rd पे था सभा एवं समिति, 4th पे था राज्य की आय के साधन, एंड 5th था न्याय व्यवस्था। ठीक है, पहले देखते हैं राजा। राष्ट्र व राज्य का सर्वोच्च अधिकारी राजा ही होता था। राजा का बेटा ही राजा बनता था। राजा का पहला कर्तव्य प्रजा पालन था। राजा को इंद्र के समान वीर, सूर्य के समान तेजस्वी तथा वरुण के समान दानी होना चाहिए था। अब क्या था, जो सर्वोच्च अधिकारी होता था राष्ट्र का वो राजा होता था। और यहाँ पर जो है ना, ऐसा चल रहा था कि जो राजा का पुत्र होगा वही राजा बनेगा। ठीक, ये भी चल रही थी प्रथा। और राजा का पहला कर्तव्य जो था वो प्रजा की रक्षा करना, पालन करना, ये सब था। राजा को क्या था, इंद्र के समान वीर होना चाहिए था, और सूर्य के समान तेजस्वी और वरुण के समान दानी होना चाहिए था। ठीक है, फिर है पुरोहित एवं सेनानी। पुरोहित राजा का आध्यात्मिक गुरु, सलाहकार और अनुष्ठानों को संपन्न करने वाला होता था। पुरोहित का मतलब आप समझ लीजिए एक तरीके से पंडित। ठीक है, तो क्या था, आध्यात्मिक कार्य जितने पूजा पाठ जो भी होता था वो सलाहकार भी होता था, और अनुष्ठान जो पूजा पाठ के कार्य होते थे उन सबको संपन्न करने वाला होता था पुरोहित। पुरोहित राजा के साथ युद्ध में जाता था और उसकी विजय के लिए कामना करता था। देखिए है ना, जब राजा किसी युद्ध पे जाते थे तो साथ में पुरोहित भी जाते थे और पूजा पाठ करते थे वहाँ पर राजा के लिए, और ईश्वर से प्रार्थना करते थे कि राजा विजयी हों। ठीक है, चलिए, सेना का सर्वोच्च अधिकारी सेनानी होता था। ठीक, चलिए, सभा एवं समिति। सभा समाज के बुजुर्गों की संस्था थी, जबकि समिति आम लोगों की संस्था थी। ठीक, सभा जो थी उसमें बुजुर्ग लोग आते थे समाज के, और जो समिति थी उसमें आम लोगों की सभा थी। ठीक है, चलिए, राज्य की आय के साधन। पशुपालन, कृषि, विनिमय प्रणाली राज्य की आय के प्रमुख साधन थे। पशुपालन था, ठीक है, रुकिएगा, पशुपालन, कृषि, विनिमय प्रणाली, ठीक है, राज्य की आय के प्रमुख साधन थे। राजा द्वारा प्रजा से लिया जाने वाला कर बलि कहलाता था। ठीक है, रुकिएगा, देखिए, राज्य की आय के जो स्रोत थे उसमें क्या था, कृषि था, विनिमय प्रणाली थी, पशुपालन था, ये सब राज्य की आय के साधन थे। ठीक है, और ये है राजा द्वारा प्रजा से, ये के नहीं, यहाँ पर के ना लिखिएगा, से लिखने में तो कभी कभी थोड़ी सी मिस्टेक्स हो जाती हैं जो आपको यहाँ पर ठीक करवा दी जाती हैं। कभी कभी लिखने में भी भूल जाता है ना, इसका गलती से हो जाता है, तो वही है। राजा द्वारा प्रजा से, यहाँ पर से लिखिएगा के की जगह। राजा द्वारा प्रजा से लिया जाने वाला कर वली कहलाता था। ठीक है, चलिए अब देखते हैं न्याय व्यवस्था।
पूर्व वैदिक काल में न्याय व्यवस्था का विस्तृत विवरण उपलब्ध नहीं है। ठीक है, जो विस्तृत विवरण होना चाहिए न्याय व्यवस्था का वो उपलब्ध नहीं है ऋग्वैदिक काल का। ठीक है, उस समय की न्याय व्यवस्था समुदाय आधारित थी, जिसमें राजा या अन्य प्रमुख व्यक्ति झगड़ों और अपराधों का निपटारा करते थे। ठीक, अब न्याय व्यवस्था में ये था अगर कोई झगड़ा हो गया, चोरी हो गई, तो उसका निपटारा राजा करते थे। ठीक, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा जो मैंने आप लोगों को पढ़ाया है। अब हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा, नेक्स्ट क्लास आएगी इसी चैप्टर 4 की सेकेंड पार्ट जो आएगा, उसमें आपको वैदिक या उत्तर वैदिक काल के बारे में पढ़ाया जाएगा। अभी मैं आपको पढ़ा दूं पर आपकी क्लास जो है 30 मिनट्स की हो चुकी है, फिर आपकी क्लास बहुत लंबी हो जाएगी और आप लोग बोर हो जाएंगे। ठीक है, तो मैं नहीं चाहती मेरी क्लास के बच्चे बोर हों। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है ना, तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना एंड लाइक करना मत भूलिएगा, और बेल आइकॉन को प्रेस करना भी मत भूलिएगा, क्योंकि आप लोग जब वीडियो को शेयर करेंगे तो और बच्चों के पास भी पहुंच पाएंगे नोट्स हमारे, जिससे उन्हें भी फ़ायदा होगा। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून, बाय बाय।